अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चीकू एकेडमी। एफएससी के एग्ज़ाम के बाद अब आप लोगों का सिर्फ एक ही ख्वाब है, एमडी कैट क्लियर करना और मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट पक्की करना। लेकिन आप सबको ये भी पता है कि पाकिस्तान में मेरिट का क्या लेवल है। पॉइंट पॉइंट पे हज़ारों बच्चे रह जाते हैं और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आप लोगों का मेरिट आसमान पर ले जाता है या बिल्कुल नीचे गिरा देता है। याद रहे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जितना भी क्लियर हो, आप लोग टेक्स्ट बुक जितनी मर्जी बार बार पढ़ लें, जब तक आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि यूएचएस वाले, केएमयू वाले, ईटा वाले या पीएमडीसी वाले किस तरह के एमसीक्यूज बनाते हैं और फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने होते हैं, बात नहीं बनती। इसीलिए पाकिस्तान के तमाम प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज हम इसी चैनल पर एक एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम 2005 से लेकर 2025 तक के सारे एमडीकेट के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को मुकम्मल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। इसी सीरीज का आगाज आज हम कर रहे हैं एमडीकेट 2024 की केमिस्ट्री पोर्शन से। एमडीकेट 2024 के पेपर में केमिस्ट्री की 53 एमसीक्यूज है। 53 एमसीक्यूज है। आज की इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे और उनके पीछे केमिस्ट्री को भी समझेंगे, ताकि मिलता जुलता कोई भी सवाल आए तो आप लोगों ने इसे किस तरह सॉल्व करने होंगे। तो आते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी नोटबुक निकालिए, आसपास के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें और लेक्चर पे फोकस करें। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 60 ग्राम में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इजी एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज को हम 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका जो हम सबको आता है, पहला तरीका जो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये फार्मूला तो आप सबको पता है, इससे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप लोग इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, मास इन ग्राम जो कि गिवन है 60 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो मोलर मास हम किस तरह निकालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23, राउंड अबाउट 23 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन जो है वो 1। तो इसको अगर आप लोग सम अप करें, 16 प्लस 1 17 और 23 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो 40 ग्राम है। तो आप लोगों ने नीचे 40 ग्राम लगाना है। अब अगर आप लोग इसको डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा 1.5। ठीक है, और मोल्स हम साथ लगाएंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ। 1.5 मोल जो है इसका आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 60 ग्राम में 1.5 मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं कि हम उसको एक और तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आप ले और उसका 1 मोल आप ले तो वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। क्या मतलब है इसका? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर ले, 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये उसके वाटर के मोलर मास के बराबर होगा 1 मोल। मोलर मास किस तरह फाइंड आउट करते हैं? H2O, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 16, 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है ये वाटर का मोलर मास है। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, अगर आप 2 मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें।
ठीक है। अगर आप 3 मोल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह अगर आप 1 मोल, लेट सपोज आप मीथेन को ही ले लें CH4, तो ये भी उसकी मोलर मास के बराबर होगा। CH4 कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन जो है वो 4 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 4 1 दा 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो 16 ग्राम जो है वो मीथेन CH4 का मोलर मास है। तो 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, ये तो 1 मोल के बराबर है। अगर आप 2 मोल लेना चाहते हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये 32 हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम, 2 मोल ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू 32 ग्राम। सही है। अब आते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास, और अभी हमने मोलर मास जो है वो कैलकुलेट किया है, इज इक्वल टू 40 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, अब और से इस पॉइंट को देखें, 1 मोल 40 ग्राम के बराबर है। अभी मैंने कहा अगर आप लोग 2 मोल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 80 ग्राम बन जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू डबल हुई, ये वैल्यू डबल हुई, तो ये भी डबल हो गई। ठीक है, 2 मोल बन गया तो 40 जो है वो 80 बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 40 की जगह, 40 ग्राम की जगह अगर मैं 40 को 20 ग्राम लूं, 20 डबल की जगह अगर हम उसको हाफ करें, हाफ, तो ये वैल्यू जो है ये डबल होने के बजाय ये भी हाफ हो जाएगा। और 1 का हाफ क्या है? 0.5 मोल। ठीक है, तो 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विल बी इक्वल टू 20 ग्राम। 1 मोल 40 ग्राम के बराबर। अगर आप मोल को डबल करें 2 मोल, तो ये भी डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग इसको आप हाफ करें, इसको आप 20 पर लेके जाए तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल जो है वो 0.5 मोल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो 60 ग्राम उन्होंने दिया हुआ है, 60 ग्राम। तो अगर आप लोग 60 ग्राम को ले, 60 ग्राम, और आप लोग सोचे तो 60 ग्राम जो है वो 40 और 80 का हाफ है। देखिए 40 और 80 का हाफ है ना 60, तो इसी तरह 1 और 2 का जो हाफ होगा वो इसके बराबर होगा। और 1 और 2 का जो हाफ है वो 1.5 मोल के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। देखिए 1.5 मोल्स जो है वो 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट होंगे। इस तरह भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं NaOH। अभी तीसरे मेथड की तरफ आते हैं कि आप लोग इसे तीसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इधर देखें 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम। क्वेश्चन में जो डिमांड है वो 60 ग्राम के है। 60 ग्राम में आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। मैंने x ले लिया, कितने मोल होंगे 60 ग्राम में। तो जस्ट ओनली आप लोगों ने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल को ऑफ 1 मोल और 60 ग्राम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आप लोगों ने जो कैलकुलेट करनी है वो x की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करनी है। तो ये 40 और x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। अगर 40 को हम उस साइड पे लेके जाए तो वो डिवीजन में चला जाएगा। इधर जब ये आएगा 40 ग्राम तो ये डिवीजन में आएगा। इससे मैं यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको कैलकुलेट करें, ग्राम जो है वो ग्राम के साथ कैंसल। ठीक है, और 40 को 1 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 60 डिवाइड बाय 40 तो 1.5 जो है 1.5 मोल
आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका हुआ, इससे भी 1.5 मोल जो है वो आंसर आ गया, यहाँ से भी 1.5, और ये मेथड जो है वो सबको आता है। तो अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसको मैं यहाँ से अब मिटा रहा हूँ, सेकंड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अच्छा, अब सेकंड एमसीक्यूज जो है, हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ copper carbonate in a crucible produce only 13.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोगों ने परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड को कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग इधर देखें, when we have copper carbonate and if we heat it, strongly heat it, it will decompose into copper oxide and carbon dioxide। ये जो है ये मैंने बैलेंस रिएक्शन लिख लिया। क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि if we have 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, if we have 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट and if we heat it, और हमने इसको हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया क्रूसिबल में, ये इज ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, और हमने इसको हीट किया तो उसने 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस किया। 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है उसने प्रोड्यूस किया। जब हमने 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है वो हीट किया तो इसने 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस किया। आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड के जो परसेंटेज यील्ड है उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला जो है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप लोग परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें, एक्चुअल यील्ड की वैल्यू जो है, जो ये ऑलरेडी गिवन है। कैसे गिवन है? अगर आप लोग इस वैल्यू की देखें 13.9 ग्राम को, ये जो 13.9 ग्राम है ये एक्चुअल यील्ड है हमारे पास। हमें कैसे पता चला? एक्चुअल यील्ड को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअल यील्ड इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, इन क्रूसिबल मतलब लेबोरेटरी में ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ, तो ये वैल्यू लेबोरेटरीज में, ये रिएक्शन लेबोरेटरीज में परफॉर्म हो रहा है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास है ये एक्चुअल यील्ड की वैल्यू बन गई, एक्चुअल यील्ड। ठीक है, आप लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और थ्योरेटिकल यील्ड को आप लोग किस तरह डिफाइन करते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों ने लिखनी है, और फिर कैलकुलेशन के जरिए जो वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं, कॉपर कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज इट विल प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने यहां मेंशन नहीं की। 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज इट विल प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। 1 मोल of copper carbonate will produce only 1 mole of copper oxide। कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फिलहाल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ लेना देना नहीं है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। 1 मोल की जगह हमने अभी पहले एमसीक्यूज में डिस्कस किया है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। तो आप लोग यहां 1 मोल की जगह इसके मोलर मास की वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास। तो यहां आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं यहां पे कॉपर कार्बोनेट, कॉपर जो है वो 63.5 समथिंग वैल्यू इसकी है, प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 48 बन जाएगा। ये इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 123.5 ग्राम।
तो ये इसका मोलर मास हुआ। तो हम 1 मोल की जगह ये भी लगा सकते हैं 123.5 ग्राम। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग यहां कैलकुलेट करें कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू, मोलर मास की वैल्यू, तो कॉपर 63.5 प्लस ऑक्सीजन 16, तो इसको अगर आप लोग सम अप करें तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो 79.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी इक्वल टू 79.5 ग्राम, 79.5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन में जो डिमांड है वो 24.8 ग्राम की है। 24.8 ग्राम की है। 24.8 ग्राम विल प्रोड्यूस हाउ मच ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करने है। ये वैल्यू जब आएगा तो ये हमारे पास थियोरेटिकल ईल्ड होगा। ठीक है। तो इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 123.5। ठीक है। ग्राम इज विल बी इक्वल टू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 79.5 मल्टीप्लाई बाय 24.8। ठीक है। x की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये उधर जाएगा, ये वैल्यू जब उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं 123.5। ठीक है। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो इससे जो वैल्यू आएगा वो तकरीबन 15.9, इसको हम 16 भी लिख सकते हैं। 16 ग्राम जो है वो आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है। तो ये जो 16 ग्राम की वैल्यू है ये हमने कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट किया है, कैलकुलेशन के जरिए। तो इसको हम थियोरेटिकल ईल्ड कहेंगे, थियोरेटिकल ईल्ड। अब थियोरेटिकल ईल्ड की वैल्यू भी हमें पता चल गई, एक्चुअल ईल्ड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको आप लोगों ने यहां पे पुट करना है बस। तो परसेंटेज ईल्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल ईल्ड 13.9 डिवाइड बाय 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो इससे जो वैल्यू आएगा वो 86 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है। 86 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप लोग ऑप्शंस को देखें 86.8, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा फिर। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 में ये लोग कह रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन हम किससे कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप सबको ये पता है, ये परसेंटेज ईल्ड से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम परसेंटेज ईल्ड से कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोगों को पता है। अभी एमसीक्यू नंबर 4, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। फिर 4 नंबर एमसीक्यूज में ये लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल ईल्ड विल रीच आइडियल वैल्यू इफ द परसेंटेज ईल्ड ऑफ द रिएक्शन इज। हम परसेंटेज ईल्ड ऑफ रिएक्शन को कितना ले, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक्चुअल ईल्ड और आइडियल ईल्ड। आइडियल ईल्ड का मतलब, आइडियल ईल्ड मतलब थियोरेटिकल ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड और थियोरेटिकल ईल्ड बराबर हो जाए। परसेंटेज ईल्ड को हम कितना ले कि एक्चुअल ईल्ड और थियोरेटिकल ईल्ड की वैल्यू बराबर हो जाए। तो ये भी सेम फार्मूले से होता है, परसेंटेज ईल्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ईल्ड डिवाइड बाय थियोरेटिकल ईल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको परसेंटेज ईल्ड को हम कितना ले कि ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए। तो अगर आप लोग देखें इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, थियोरेटिकल ईल्ड को इस साइड पर लेके आता हूं। थियोरेटिकल ईल्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल ईल्ड डिवाइड बाय, और इस परसेंटेज को मैं इस साइड पे लेके आता हूं तो ये परसेंटेज ईल्ड बन गया। परसेंटेज ईल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। थियोरेटिकल ईल्ड विल बी इक्वल टू, अगर आप लोग परसेंटेज ईल्ड को ऑप्शन में
100 भी है, 90 भी है, 50 भी है, 10 भी है। तो अगर आप लोग 100 पुट कर ले, 100% आप लोग यहाँ पे पुट करें, एक्चुअल यील्ड परसेंटेज यील्ड को हम 100% ही लेंगे, अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 के साथ क्रॉस हो जाएगा। थियोरेटिकल यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। ठीक है, तो आंसर जो है इसका वो एल डी ऑप्शन। अगर हम परसेंटेज यील्ड को 100% ले तो एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड जो है वो बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट? ऑप्शन ए 1P, ऑप्शन बी 1S, 5D एंड लास्ट ऑप्शन जो है 6F। तो अगर आप लोग देखिए, लेट सपोज मैं एक एटम जो है वो ड्रा कर रहा हूं। लेट सपोज दिस न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड। हम और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि शेल नंबर हमें इंडिकेट करता है सब शेल के नंबर को। मतलब शेल के नंबर से हमें पता चलेगा कि सब शेल कितने हैं उस शेल में। लेट सपोज दिस इज शेल नंबर फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1, तो शेल नंबर फर्स्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें सब शेल जो है वो एक ही प्रेजेंट होंगे, और शेल नंबर फर्स्ट में सब शेल जो प्रेजेंट होता है वो S होता है, S, P नहीं होता, D नहीं होता, F नहीं होता, जस्ट ओनली S होता है। F n इज इक्वल टू 2, शेल नंबर सेकंड है, तो 2 है, शेल नंबर सेकंड है, इसका मतलब ये इसमें सब शेल जो है वो 2 प्रेजेंट होंगे, S एंड P। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 में 3 सब शेल प्रेजेंट होंगे, S P D। तो अगर आप लोग गौर से देखें, शेल नंबर फर्स्ट जो है S सब शेल प्रेजेंट होता है, P नहीं होता, P नहीं होता, P नहीं होता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है 1P। ठीक है, ये जो है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है L वैल्यू है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि ऑलवेज हम शेल नंबर को पहले लगाते हैं और सब शेल के सिंबल को बाद में लगाते हैं। n वैल्यू को पहले और सब शेल वैल्यू को हम बाद में लगाते हैं, ये आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को याद हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप लोगों ने NL रूल पढ़ा होगा, NL रूल। ठीक है, n प्लस L रूल नहीं, अब प्रिंसिपल की बात मैं नहीं कर रहा, NL रूल। इसके मुताबिक n in L value can never ever be same। n और L वैल्यू जो है वो ये कभी भी सेम नहीं आ सकती। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो हमें शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो हमें सब शेल रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों सेम कभी भी नहीं आ सकते। क्या मतलब है इसका? लेट सपोज इफ n is equal to 1 and L is equal to 1, no this type of subshell will not exist। ये गलत होगा। if n is equal to 2 and L is equal to 2, this type of subshell will also not exist। if n is equal to 3 and L is equal to 3, this type of subshell will also not exist। क्या मतलब है इसका? देखिए आप लोग, n is equal to 1 शेल नंबर हम पहले लगाते हैं, हमने अभी यही पढ़ा है, तो शेल नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल इंडिकेट करता है। एफ एल इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है P सब शेल है, फी। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, व्हेन L इज इक्वल टू 0 दिस इंडिकेट्स सब शेल विल बी S। if L is equal to 1 सब शेल will be phi। if L is equal to 2 सब शेल will be D। if L की वैल्यू is equal to 3 सब शेल will be F। ये आप लोगों ने पढ़ा है। जब L की वैल्यू 1 के बराबर हो तो सब शेल जो है वो फी होगा। 1 फी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से भी आप लोग इस MCQs को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 फी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। 1S जो है ये एग्जिस्ट करता है, 1 शेल नंबर फर्स्ट और ये उसका सब शेल। इसी तरह n इज इक्वल टू 2, एफ L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है D सब शेल। तो 2D जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 2D भी ऑप्शन में अगर कहीं आ जाए तो आप लोगों ने इसको भी गौर से देखना है। if n इज इक्वल टू 3 शेल नंबर, L इज इक्वल टू 3, if
तो 3f जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, 2d भी एग्जिस्ट नहीं करता, और 1φ जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखने हैं। अभी MCQs नंबर 6, ये भी इजी था, तो इसको भी मैंने नहीं लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। MCQs नंबर 6 जो है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आप लोगों को ये पता है ज़ीमैन इफेक्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, ज़ीमैन इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। अभी MCQs नंबर 7, इसको मैं भी यहां से मिटा रहा हूं। तो MCQs नंबर 7 यहां लिख रहा हूं, MCQs नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन। नोबल गैस नोटेशन उन्होंने दिया हुआ है, नोबल गैस नोटेशन, नोबल गैस नोटेशन कौन सा? क्रिप्टॉन Kr, फिर 5s2 एंड पूल D2। ये क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि ये नोटेशन जो है ऑप्शन दी हुए है, इसमें कौन से एलिमेंट की नोटेशन के बराबर है। तो अगर आप लोग देखें, क्रिप्टॉन इज इक्वल टू 36, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, 2 इलेक्ट्रॉन ये आप जमा करें और 2 ये, तो अगर आप लोग इसको काउंट करें तो ये आ जाएगा 40। और ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो डी ऑप्शन जो है जर्कोनियम, और फिर आप लोग पीरियोडिक टेबल उठा ले तो जर्कोनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 40 है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ऑप्शन जो है जर्कोनियम Zr। ठीक है, जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 40 के बराबर है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन pairs, total number of electron pair present in the valence shell, of central atom of H2O is H2O R। Options A, option A 2, option B 4, option B 3, option C 4 and option D 5। क्वेश्चन में कह रही है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर के टोटल नंबर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम इन वाटर। वाटर में जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उसके वैलेंस शेल की टोटल नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो वाटर, पहले तो वाटर का सेंट्रल एटम कौन सा है आप सबको पता है। वाटर जो है इसका फार्मूला हम इस तरह लिख ले, इसका स्ट्रक्चर जो है हम इस तरह लिखते हैं, ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल जो है ये ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट है। तो इस पर हम यहाँ पर 2 लोन पेयर भी लगाते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, उसकी वजह से ये बेंड शेप है। तो अगर आप लोग काउंट करें 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, 2 जो है 2 लोन पेयर बन गई ऑक्सीजन में, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर को आप लोग देखें, एक इलेक्ट्रॉन को उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, उसको मैंने यहां से डिनोट किया। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो हम यहां डिनोट करते हैं, लेकिन इसको मैंने वैसे यहां पे डिनोट किया। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन को उसने इसी हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर बन गई और 2 जो है वो लोन पेयर बन गई। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर बन गई और 2 लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वाटर का जो सेंट्रल एटम है यानी ऑक्सीजन, उसकी वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2a और 2a, तो टोटल नंबर बन गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों से वो ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ लोन फेयर जस्ट ओनली लोन फेयर आप लोगों ने कैलकुलेट करें, तो आप लोग फिर 2 लगाएंगे, फिर 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर आप लोगों से वो सिर्फ 2 बॉन्ड फेयर इलेक्ट्रॉन की डिमांड करें तो फिर भी आप लोग 2 लगाएंगे, लेकिन अगर टोटल नंबर की डिमांड करें तो फिर ऑप्शन सी। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 9, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। इसमें द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आप लोगों ने मास फाइंड आउट करने हैं किसके, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। उस मोलर मास फाइंड आउट करने का तरीका अगर आप लोगों को याद हो, कैल्शियम इज इक्वल टू 40 प्लस ऑक्सीजन जो है वो कार्बन जो है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 100 ग्राम प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन में अगर आप लोग देखें 50 ग्राम, 75 ग्राम, ऑप्शन सी 100 ग्राम, ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है वो 125 ग्राम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज यह लिख रहा हूं, एमसीक्यूज नंबर 10, which of the following molecule has a pyramidal structure, ठीक है। ऑप्शन ए Cu2H4, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी H2O एंड ऑप्शन डी NH3। इसको आप लोग अभी देखें। अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखें, C2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन सेकंड, और यह भी फर्स्ट एंड सेकंड, एंड 2 बॉन्ड जो है इसके दरम्यान मौजूद है। अगर आप लोग देखें ये मॉलिक्यूल जो है अल्कीन है, और अल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। CH4 ये भी आप लोगों को पता है, CH इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। वाटर जो है वो स्ट्रक्चर है बेंड शेप, इसको हम बेंड शेप कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर शेप। और अगर आप लोग देखें बिल्कुल इन्वर्टेड वी है तो वी शेप भी हम कहते हैं, वी शेप। लेकिन अमोनिया को देखें, अमोनिया के स्ट्रक्चर को नाइट्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड एंड थर्ड। अगर आप लोग इसको देखें तो इसने एक पिरामिड बनाया हुआ है, यहां पे देखें पिरामिडल स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज इस सेंटर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। तो अगर आप लोग देखें भी ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है, पिरामिड। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो अमोनिया का है, ठीक है। आप लोगों ने लोन पेयर जो है काउंट नहीं करने हैं स्ट्रक्चर में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे तो इसको फिर हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पहले 10 MCQs है MDK 2024 के, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 10 MCQs पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।